सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्यम प्रथमावृत्ति की लाइव कक्षा संख्या आज हम 198 को पढ़ने जा रहे हैं और हमारा प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा है। आज हम ऐसे सूत्रों को पढ़ेंगे जो व्याकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिनका संस्कृत के व्याकरण संबंधी कार्यों में सर्वाधिक प्रयोग होता है। आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस संपूर्ण अष्टाध्यायी कोर्स का अध्ययन पूरा करें। जितना भी आपको समझ में आए उतना आपके लिए पर्याप्त है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको विषय वस्तु 100% समझ में आए, परंतु फिर भी स्कूल कॉलेज में सभी लोग पढ़ते हैं, लाखों की संख्या में पढ़ते हैं किसी भी क्लास में किसी भी सब्जेक्ट को, तो उन सभी विद्यार्थियों को पूरा का पूरा समझ में आ जाए ऐसा तो नहीं है। यदि पूरा का पूरा समझ में आ जाए तो सबके 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, परंतु 100 में से 100 तो मानिएगा लाखों में से 1 या 2 के आते हैं, परंतु पास तो और भी होते हैं हजारों की संख्या में। क्या उनको कक्षा में पढ़ाई गई सामग्री का लाभ नहीं होता? क्या उनको ज्ञान नहीं होता? क्या वो आगे की कक्षा में बढ़ते नहीं हैं? बढ़ते। तो इसलिए आप अपने मन से इस बात को निकाल दीजिएगा कि आपको यदि कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई, थोड़ी रह गई है, आगे समझ में आ जाएगी, आगे समझ में आ जाएगी, चिंता की बात नहीं है। परंतु आप संकल्प ले करके कि मुझे ये पूरे अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों का एक बार तो पारायण इस जीवन में करना ही है। मुझे देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उस सौभाग्य को छोड़ूंगा नहीं, उस अवसर को सुअवसर को मैं त्यागूंगा नहीं। निरंतर आरंभ से पहली कक्षा से लेकर के अंतिम कक्षा तक मैं पूरी सभी कक्षाओं का पारायण करूंगा, जिससे मुझे ये तो ज्ञात हो जाएगा कि महर्षि पाणिनि ने कहा क्या है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता को हम वैज्ञानिक भाषा क्यों कहते हैं? तो आइएगा मित्रों, इतना ही निवेदन है, संकल्प लेके पढ़िएगा, संकल्प में विकल्प मत रखिएगा। प्रत्येक कक्षा को पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे यह भी निवेदन कर देता हूं कि आपको जो चीज समझ में नहीं आती है, आप एक ब्लैंक पेपर पर नोट करते जाइएगा। प्रत्येक सप्ताह में आप जितनी भी कक्षाएं पढ़ें, उन सभी कक्षाओं की जो शंकाएं प्रश्न हैं उनको नोट करते जाइएगा अच्छे साफ शब्दों में, ठीक है। और हम संस्कृत शिक्षण की अथवा व्याकरण आदि की जो कक्षाएं इस YouTube चैनल पर लाइव पढ़ाते हैं आपको, उन सभी पाठकों के शंका समाधान के लिए शनिवार को लाइव कक्षा रखते हैं शाम को 7 बजे। परंतु हम उस कक्षा में उन सभी पाठकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो हमें इस प्रकार से साफ लिख करके स्कैन करके फोटो करके हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देते हैं 9582104261 पर। ये लिखा हुआ है, इस पर आपको भेजना है। कब भेजना है? प्रत्येक शनिवार को सुबह 7 बजे से लेकर के सायकाल 6 बजे से पूर्व आपको भेजना है। माने मॉर्निंग में 7 to और इवनिंग में till 6, बस। उसके बाद फिर हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। तो आपकी जो भी प्रश्न होंगे, शंका होंगे, वो मैं आपको उस कक्षा में समाधान करता हूं। आप अपना नाम लिख दीजिएगा
और अपने प्रश्नों को लिख दीजिएगा, साफ स्पष्ट होने चाहिए, जो समझ में आए मुझे। तो मैं आपका नाम लेकर के उस वीडियो में, उस कक्षा में प्रश्नों का समाधान कर दूंगा। आप उस वीडियो को लाइव भी देख सकते हैं और बाद में कभी भी देख सकते हैं। यहाँ कॉलम बना दिया गया प्लेलिस्ट में कि संस्कृत शिक्षण के शंका समाधान करके, तो उसमें सारी वीडियो क्रम से आपको मिलती जाएंगी। तो ये तो आपके प्रश्नों का, शंकाओं का समाधान करने का एक सरल तरीका है, जहां पर मैं हजारों लोगों की शंकाओं का समाधान करता हूं। चलिएगा मित्रों, अब आगे चलते हैं, कक्षा को पढ़ते हैं। और ये मित्रों निरंतर ये एक यज्ञ चल रहा है, महान यज्ञ चल रहा है, ये आपके सहयोग से चल रहा है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रति माह आपकी तरफ से हमें सहयोग प्राप्त होता है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मुझे इतना आश्वस्त कर दें कि मैं एकदम निश्चिंत होकर के अपने अध्ययन के कार्य में, अध्यापन के कार्य में लगा रहूं। क्योंकि बिना अर्थ के भी चिंता रहती है कि व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इस अभी सिस्टम को, इस व्यवस्था को चलाने के लिए हमें प्रति माह कम से कम 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने होते हैं। और मैं तो कोई सैलरी नहीं लेता, मैं तो निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ाता हूं मित्रों। तो आपसे निवेदन है कि इसमें आप प्रति माह अपना सहयोग हमें भेजते रहें। जो भी आपका सामर्थ्य ईश्वर ने आपको दिया है, वह सामर्थ्य आप और अन्य लोगों से भी अपना सहयोग कराते रहें। दूसरे आपके सगे संबंधी हैं, उनसे भी कहें कि ये संस्कृत के लिए एक अच्छा कार्य हो रहा है, आप सहयोग कीजिएगा। आप अन्यत्र भी सहयोग करते होंगे, तो इस विद्या के प्रचार प्रसार में आप सहयोग करेंगे तो और अच्छा होगा, आपको अधिक पुण्य मिलेगा। चलिएगा, सहयोग करते रहिएगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचना अवश्य दीजिएगा, जिससे हम आपके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट कर सकें। चलिए, तो ये है गत कक्षाओं में मित्रों मैंने कुछ आपको ये सूत्र पढ़ाए हैं पीछे। एक अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, ये भी पढ़ाया, संज्ञा सूत्र है, अप्रयुक्त संज्ञा करता है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, ये भी संज्ञा सूत्र था, ये कर्मधारय संज्ञा करता है। और फिर इसके आगे हमने पढ़ा था प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, ये भी संज्ञा सूत्र था, ये उपसर्जन संज्ञा करता है। और इसके आगे फिर ये सूत्र पढ़ा था हमने एक विभक्ति चापूर्व निपाते, ये भी संज्ञा सूत्र है। और ये जो पहला वाला सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उससे थोड़ा सा हट करके है, उसका अपवाद भी कह सकते हैं और विधि भी उसको भिन्न कार्य करता है ये थोड़ा सा। तो ये भी संज्ञा सूत्र है मुख्य रूप से। अब हमारा सूत्र आ गया मित्रों, आप देखिएगा प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 45वां सूत्र है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, चलिएगा आइएगा पढ़ते हैं। अर्थवाद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्, ठीक है, अर्थवाद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। पदच्छेद देखिएगा, अर्थवत प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अधातु प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, अप्रत्ययः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम, प्रातिपदिकम प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। इसके अंदर 4 पद हैं, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, सूत्र सरल है, कुछ कठिन नहीं है, बस केवल समझ लेना है। ये कैसा सूत्र है? ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा सूत्रम। ठीक है, ये संज्ञा सूत्रम है। ठीक है,
चलिए आइएगा, सबसे पहले हम देखते हैं अर्थवत। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक पहले उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप बोलते हैं धनवान, धनवान बोलते हैं आप, एक तो धन शब्द है आपका और दूसरा शब्द बनता है धनवान। ठीक है, धन आप समझते हैं जो भी धन होता है, और धनवान का अर्थ क्या होता है? धन होता है जिसके पास में, या जिसका धन होता है उसको बोलते हैं धनवान। ठीक है, ये रूप चलते हैं इसके। तो ये जो मूल शब्द है इसका ये क्या है वास्तव में? धनवत। फिर इसके रूप चलते हैं ये धनवान, धनवंतौ, धनवंतः। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये बन जाता है, क्योंकि ये पुल्लिंग को कह रहे हैं इसलिए। कोई स्त्री होगी तो धनवती ऐसा बोलते हैं। ठीक है, मूल शब्द क्या है? धनवत। अब कहते हैं, अब इसी प्रकार से आप यहां पर देख रहे होंगे अर्थवत। अर्थवत, इसमें भी क्या है? अर्थ। अर्थ जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? मीनिंग। मान मीनिंग कुछ माने अर्थ। अर्थ तो धन को भी कहते हैं पर धन नहीं, यहां अर्थ माने मीनिंग। ठीक, और अर्थवत का अर्थ क्या हुआ? मीनिंग वाला। हिंदी में तो आप समझे अर्थ वाला। अर्थ वाला माने सार्थक, सार्थक भी कह सकते हैं। तो इसको जो यहां पर ये गुरुजी दिखा रहे हैं कि ये अर्थवत कैसे बना, अर्थ शब्द से मतु प्रत्यय करके अर्थवत बन जाता है। माने अर्थ है जिसका, धन है जिसका, ठीक है, उसको धनवान बोलते हैं, अर्थवान बोलते हैं। तो उसको दिखा रहे हैं कि यहां पर ये जो अर्थवत शब्द है इसके अंदर क्या है? कहते हैं अर्थोस्यास्तीत्यर्थवत। कहते हैं अर्थ अस्या अस्ति इति अर्थवत। माने अर्थ है, मीनिंग है, या अस्य माने इसका या जिसका, वह क्या होता है? अर्थवत, वो अर्थवत कहलाता है। यहां ये सूत्र दिखाया है तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतु। ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 94वां सूत्र है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। ये क्या करता है? मतुप प्रत्यय करता है। मतुप करता है, मतुप का मत बचता है, उप चला जाता है, और यहां पर क्या है? व्याकरण के सूत्र से मको व हो जाता है, तो ये अर्थवत बन जाता है। ठीक है, बस इतना ही देखना है। इससे यहां पर ये दिखा दिया है कि अर्थवत ये मतुप प्रत्यांत शब्द है। मतुप प्रत्यांत शब्द का अर्थ होता है जिस शब्द से होता है उसका अर्थ है जिसके पास में, उसको कहते हैं। तो अर्थवत का अर्थ हुआ ऐसा जिसका अर्थ हो, जिसका मीनिंग कुछ हो। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपका, इसमें कोई समास नहीं है। ये नपुंसकलिंग है इसलिए कह रहे हैं नपुंसक मतलब शब्द रूपम। शब्द रूपम नपुंसकलिंग शब्द है, शब्द रूपम, इसलिए उसका ये विशेषण है। तो ये क्या है? अर्थवत शब्द रूपम, तो इसलिए नपुंसकलिंग दिया है ये। ठीक है, चलिए ये तो मैंने आपको ये समझा दिया। अब चलते हैं आगे, आप समास कर लेते हैं। समासः, इसमें सबसे पहले अधातु में, न धातु हो अधातु हो। धातु आप सभी जानते हैं, ये धातु पाठ है, ये धातु पाठ है, आप देख रहे होंगे, देख लीजिएगा, ये धातु पाठ है। तो धातु पाठ में पड़ी हुई धातुएं, तो उसको मना कर रहे हैं कि जो धातु नहीं है, मैं धातु नहीं होनी चाहिए, क्या? न धातु अधातु, और न प्रत्यय अप्रत्यय। अष्टाध्यायी के अंदर प्रत्यय भी है, अष्टाध्यायी जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर प्रत्यय आएंगे आगे, अभी मैं दिखा दूंगा। तो जो प्रत्यय नहीं है वो अप्रत्यय। उभयत्र नहीं तत्पुरुष, माने उभयत्र का अर्थ है यहां पर भी और यहां पर भी, दोनों जगह क्या है? नहीं तत्पुरुष समास है। ठीक है, आप देखिएगा अर्थ, अभी आपको क्लियर हो गया। अधातु माने धातु नहीं,
धातु नहीं होनी चाहिए, अप्रत्यय माने प्रत्यय नहीं होना चाहिए। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धातु का भी अपना अर्थ होता है। चलिए मैं दिखा देता हूं, अर्थ तब बाद में समझाऊंगा, समझ में आएगा। देखिएगा यहां पर आप देखेंगे ये धातु पाठ है, ये मैंने जो आपको दिखाया था, ये आपके पास में भी होगा, नहीं हो तो मंगा लीजिएगा इसको, ठीक है। ये धातु पाठ है, यहां प्रत्येक धातु का अपना अर्थ है। देखिएगा जैसे भू सत्तायाम, भू धातु का अर्थ क्या है? सत्ता, ठीक है। और भी ऐसे अर्थ हैं, सब धातुओं के अपने अपने अर्थ हैं। एद वृद्धौ माने एक धातु क्या है? अर्थ किस अर्थ में? वृद्धि अर्थ में। तो ये क्या है? धातु भी कैसी है? अर्थवान है। धातु भी तो अर्थवान है, इनका भी तो अर्थ है, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अष्टाध्यायी है ये, अष्टाध्यायी है ये आपकी। अष्टाध्यायी में यहां से प्रत्यय चालू होते हैं तीसरे अध्याय से। क्या है? तीसरे अध्याय के प्रथम पाद के इस सूत्र से क्या है? गुप तिज किद्भ्यः सन, यहां से प्रत्यय आरंभ हो जाते हैं। बहुत सारे प्रत्यय हैं, सैकड़ों प्रत्यय हैं। कहां तक? 5वें अध्याय के अंत तक। क्या? 5वें अध्याय के अंत तक बहुत सारे प्रत्यय हैं। ये देखिए, मैं बस इतना ही बहुत है। ये तो 5वें अध्याय के अंत, तीसरे अध्याय यहां से लेकर के 5वें अध्याय तक सैकड़ों प्रत्यय हैं, सैकड़ों प्रत्यय हैं, ठीक है। तो उन प्रत्ययों को भी, इन प्रत्ययों का भी अर्थ होता है। इन सभी ये प्रत्यय हैं, कोई किसी अर्थ में कहा गया है, कोई किसी अर्थ में कहा गया है, कोई किसी अर्थ में कहा गया है। तो प्रत्ययों का भी अर्थ होता है। अब प्रत्यय को मना कर दिया, अब आपकी समझ में आ जाएगा, जल्दी से आ जाइए। देखिए क्या कहते हैं? अर्थः, अर्थवत् शब्द रूपम प्रातिपदिक संज्ञम भवति, धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा। ठीक है, कहते हैं अर्थवत् माने अर्थ जिसका ऐसे शब्द रूप, शब्द रूप माने कोई भी शब्द कैसा होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए उसका, ठीक है, अर्थ होना चाहिए। अर्थवान कोई मीनिंगफुल शब्द, उसकी क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, तो प्रातिपदिक संज्ञा नाम वाला हो जाता है। धातुम प्रत्ययम च वर्जयित्वा, कहते हैं परंतु धातु यदि अर्थ वाली होगी तो उस और प्रत्यय अर्थ वाला होगा। प्रत्यय का भी तो अर्थ है, मैंने बताया प्रत्यय, कोई प्रत्यय किस अर्थ में आता है? कर्ता अर्थ में आता है, कुछ भाव में आते हैं, ठीक है, और भी भिन्न भिन्न अर्थों में आते हैं, ठीक है। तो कहते हैं धातु यदि अर्थ वाली है, प्रत्यय अर्थ वाला है, तो उसको छोड़ करके वर्जयित्वा, माने धातु और प्रत्यय अर्थवानों को छोड़ करके दूसरे जो भी शब्द हैं, क्या है? दूसरे जो भी शब्द हैं उनकी क्या हो जाती है? प्रातिपदिक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, अब आ जाइएगा, बस इतना ही इसका अर्थ है। या हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखिएगा, अर्थवत अर्थवान माने अर्थ वाले सार्थक शब्दों की प्रातिपदिकम माने प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अर्थव अधातु प्रत्यय, धातु और प्रत्यय को छोड़ करके, ठीक है। धातु प्रत्यय अर्थवान होगी तो उनकी नहीं होगी। अब इसके उदाहरण दे, प्रातिपदिक संज्ञा का यहां पर मुख्य प्रयोजन क्या है? जब प्रातिपदिक संज्ञा होती है तो उससे स्वादि उत्पत्ति होती है। क्या होती है? स्वादि उत्पत्ति। ये तो बहुत कर ली आपने। आप यदि किसी से सुप्रत्यय लाएंगे तो आपको
उसकी प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए चाहिए। इसलिए उदाहरण दिए यहां पर पुरुषाः डित्थाः कपित्थाः कुंडम पीठम। ये क्या उदाहरण दिए? उदाहरण दे दिए कि पुरुषाः डित्थाः कपित्थाः कुंडम पीठम। ये क्या है? पुरुष शब्द था यहां पर। पुरुष पुरुष शब्द है। पुरुष शब्द का कोई अर्थ होता है? पुरुष शब्द का कोई होता है? मनुष्य होता है। तो ये कैसा अर्थवान शब्द है, इसलिए इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हो गया? इससे स्वादि उत्पत्ति कर देंगे, क्योंकि स्वादि उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए हमको? ये सूत्र यहां पर होती है स्वादि उत्पत्ति। ये 21 प्रत्यय हैं। ये किससे होते हैं? ज्ञा प्रातिपदिकात्। ये जो प्रत्यय हैं स्वादि रूप चलाएंगे तो ये प्रातिपदिक से होते हैं। तो प्रातिपदिक संज्ञा चाहिए, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तो स्वादि उत्पत्ति करके क्या है? ये सारे बन गए प्रथमा विभक्ति। ये तो सु आदि को फिर पुरुष आ गया, ये आपका पुरुष, और इससे प्रातिपदिक संज्ञा हो गई ये सूत्र से, क्योंकि ये अर्थवान शब्द है। फिर पूर्वत स्वादि उत्पत्ति कर लीजिएगा, सु आ जाएगा और उसको रुत्व विसर्ग होकर के पुरुषा बन जाएगा। ऐसे ही डित्था, डित्थ शब्द से ये भी अर्थवान है। डित्थ, डित्थ एक फल होता है, यहां पर दिखा दिया है और देखिएगा। डित्थ और कपित्थ ये फल होते हैं दो प्रकार के। ये देखिएगा यहां लिखा हुआ है। अच्छा, डित्थ का अर्थ होता है फल नहीं होता, कपित्थ का फल होता है। डित्थ बोलते हैं लकड़ी का हाथी बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? लकड़ी का हाथी। क्योंकि वर्तमान में ये शब्द प्रचलन में नहीं है, तो इसलिए हमें भी इतना ध्यान नहीं रहता। ठीक है, तो पुरुषा माने एक पुरुष, डित्था माने लकड़ी का हाथी। लकड़ी का हाथी खिलौना आदि बच्चों का होता हो कुछ, प्राचीन काल में ये प्रचलित था। कपित्था, कपित्था का अर्थ होता है कैथ। तो कैथ का फल होता है, उसको कपित पेड़ को बोलते हैं या फल को बोलते हैं। एक पेड़ होता है, वो सब जगह नहीं होता है, कहीं कहीं होता है जंगल से में। ऐसे कुंडम, कुंडम का अर्थ कुंडा, कुंडा कुंडा कह सकते हैं, तालाब जैसा होता है। ठीक है, पीठम, पीठम का अर्थ होता है चौकी। तो ये स्वादि उत्पत्ति हो गई। ये नपुंसकलिंग है दोनों शब्द। तो नपुंसकलिंग में क्या हो जाता है? आपको पहले भी बताया है कि जो सु होता है उसको अतो अम से अम हो जाता है। ये क्या शब्द है आपका? ये शब्द ऐसा ही तो है, कुंड। कुंड ह्रस्वकारांत सु आ गया, ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग होने से क्या? अतो अम माने ह्रस्वकारांत से उत्तर इसको क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा। और अमी पूर्व लग करके क्या बन जाएगा? कुंडम। ये तो पहले बता दिया बहुत बार। ऐसे ही पीठ से पीठम बन गया। ठीक है, पीठ से पीठम बन गया। तो ये तो मित्रों आपको ये बता दिया मैंने कि ये जब भी हमें कभी स्वादि उत्पत्ति करनी होगी किसी भी शब्द से तो क्या चाहिए? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा किससे करेंगे? एक तो ये सूत्र है आपका। अब यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कि यहां पर महर्षि पाणिनि ने ये अधातु और अप्रत्यय कहा है। ठीक है, देखिए धातु, ये धातु यहां नहीं कहते तो क्या हानि हो जाती है, ये आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पर ये वास्तव में अभी की बात नहीं, आगे की जो द्वितीय वृत्ति होती है उसकी बात है। अधातु यहां नहीं कहते और अप्रत्यय नहीं कहते तो क्या हो जाता? मैं आपको उदाहरण देता हूं, यहां पर देखिएगा। ये देखिएगा, यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आपकी पुस्तक में नहीं होगा, ध्यान देंगे, अलग से लिया मैंने। यहां ये लिखा अधातु रीति किम, इसका अर्थ है कि यहां महर्षि पाणिनि ने इसमें अधातु क्यों पढ़ा है। यदि अधातु नहीं पढ़ते तो क्या हानि हो जाती? तो ये कह रहे हैं हंतेर लंग। मानिएगा हन धातु है, क्या है? हन धातु। हन धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? ऐसा बनता है। आप रचनानुवाद कौमुदी में आपको हमने पढ़ाया है,
क्या है ये क्या है, लंग लकार का, क्या है, लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। अब यहां पर ये हन धातु है, सिद्धि पूरी कर ली, परंतु इसका अपना एक अर्थ है, हन का अर्थ है और यहां हन का अर्थ है। अब हन को भी अर्थवान मान करके यदि यहां पर धातु का निषेध नहीं करते तो इससे भी फिर दोबारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती आहन की, आहन की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती और आहन की प्रातिपदिक संज्ञा सु आ जाता, क्या आ जाता, सु आ जाता, तू माना सु चला जाता, इसका ये हट जाता, क्योंकि हल ज्ञाव्यो दीर्घा सुति से प्रकृतम हल से देखो इसकी संज्ञा हो जाती ये सवचता और इसका हल ज्ञाव्यो से मैंने हल से उत्तर नाए, ये नाए ना होने से क्या है, हलंत से उत्तर अपिक्त स का लोप हो जाता, रूप तो ऐसा ही रहता परंतु अंतर आ जाता। ये अभी क्या है, तिगंत ये क्या है, तिगंत। और ये जब यदि इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए सु आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, सुबंत, सुबंत। यहां एक वचन में तो कोई दोष नहीं आ रहा, जैसे इसको एक वचन आया वैसे द्विवचन आ जाता है, इसको औ आ जाएगा, फिर औ आ जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा, आहनाऊ द्विवचन में, वो तो गलत है। तो कहा नहीं, धातु बेशक अर्थवान हो तो भी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, उसका लाभ है। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो इससे सु आदि आएंगे ही नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये छोटा सा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, समझ में आ जाए तो ठीक है, ये आगे की बात है वास्तव में। ऐसे ही कहा है कि प्रत्यय, अप्रत्यय माने प्रत्यय, कहते हैं अप्रत्यय किम माने प्रत्यय क्यों पढ़ा यहां पर, अप्रत्यय क्यों पढ़ा, प्रत्यय को हो जाने दो क्योंकि प्रत्ययों की होती भी है, ये आगे के सूत्र में बताएंगे। देखिएगा प्रत्ययों की भी प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ होता है प्रत्ययांत शब्द, तो प्रत्यय अकेला तो कोई प्रयोग नहीं होता, अकेला कोई प्रत्यय प्रयोग नहीं होता, प्रत्यय किसी शब्द या धातु से आकर के ही प्रयोग होते हैं। तो यहां पर तो कह दिया कि माने प्रत्यय को छोड़ करके, क्या प्रत्यय को छोड़ करके, तो कहते हैं मानिएगा या अप्रत्यय नहीं कहते तो क्या होता, कांडे और कुड्डे, ध्यान दीजिएगा यहां पर ये कांडे और कुड्डे ये क्या है, ये आपका द्विवचन का रूप है, प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का, और कुड्डे ये भी प्रथमा व्यक्ति द्विवचन का है। जैसे रमा रमे होता है, रमे होता है क्या, रमे होता है, तो वैसे ही कांडे और कुड्डे ये क्या है, इससे पहले औ आ गया है, क्या आ गया, औ आ गया है। ये क्या है, वास्तव में ऐसा बना है, ये कांड ये कांड है और नपुंसकलिंग का है ये, ठीक है, कांडम तो कांडे, ये औ आकर के ये औ, फिर इसको क्या हो जाता है, व्याकरण के सूत्र से इसको ई हो जाता है और मिलकर के आधगुणा लग करके कांडे बनता है। तो ये क्या है, द्विवचन का है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का, जैसे गृहम गृहे बनता है वैसा ही है, ठीक है। अब यहां देखेंगे आप, ये द्विवचन का ऐसे ये द्विवचन का है, तो कहते हैं कि यदि इस ये प्रत्यय है, ये प्रत्ययांत शब्द कैसा अर्थवान है, इसका क्या अर्थ है, दो कांड माने लंबाई को नापने वाला ये वो पैमाना है एक तरह का, तो दो कांड अर्थ है तो ये अर्थवान है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए, मैंने पहले फिर स्वादित्पत्ति फिर दोबारा प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए इससे, तो फिर दोबारा इससे सु आने लगेगा, एक तो सु दोबारा आने लगेगा, दूसरा ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति ह्रस्वस्रात्, मानिए हमने अभी पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे इसको,
ये कहता है कि जो नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक है, ठीक है, ये भी नपुंसक लिंग है वास्तव में, ठीक है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है, नपुंसक लिंग है। तो कहते हैं कि कुड्यम होता है, कुड्यम छाया, तो कहते हैं कि ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक नपुंसक लिंग में वर्तमान जो प्रातिपदिक होगा उसको ह्रस्व हो जाएगा। यदि इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए प्रत्यांत की भी, तो क्या है, इसको ह्रस्व होने लगेगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो क्या है, एक और एक ह्रस्व क्या होता है, एच ह्रस्वादेश माने ई ह्रस्व होता है। तो क्या बन जाएगा, कांडी कुड्डी ऐसा बनेगा, तो गलत बन जाएगा। तो कहते हैं कि यहां प्रत्यांत की नहीं होती है। प्रत्यांत माने प्रत्यय की, प्रत्यय इसके पीछे आ गया, प्रत्यांत शब्द की वो अर्थवान होगा तो भी उसकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। ये बात थोड़ी सी आपको जटिल लग सकती है, जितना आपको समझ में आए उतना ठीक है, बाकी छोड़ दीजिएगा, बाकी सूत्र का अर्थ ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, इसमें मना कर दिया, क्या कर दिया कि धातु की नहीं होती है और प्रत्यय की नहीं होती है, और सबकी हो जाएगी अर्थवान शब्दों की, बस इतना अर्थ मोटा मोटा है। परंतु महर्षि पाणिनि जी यहां पर अप्रत्यय को मना कर दिया, अरे प्रत्यय को मना कर दिया, प्रत्यय क्या करके, परंतु कुछ प्रत्यय की हमें करनी है, कुछ प्रत्ययों की हमें प्रातिपदिक संज्ञा भी करनी है, माने कुछ प्रत्ययांत शब्दों की, उसको बताएंगे आपको आगे की, इसमें आगे के सूत्र में। ये देखिएगा, ये ठीक है, कौन कौन से प्रत्यय की आपको चाहिए प्रातिपदिक संज्ञा, ये यहां बता रहे हैं, ठीक है। ये कृतद्धित समासाश्च, अब देखिएगा, कहते हैं कि ये तो कंप्लीट हो गया आपका सूत्र कि कोई भी अर्थवान शब्द होगा उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी धातु को और प्रत्यय को छोड़ करके। तो प्रत्यय का पहले निषेध कर दिया, परंतु सभी प्रत्ययों का निषेध नहीं करना, कुछ की संज्ञा करनी भी है। किसकी करनी है वो इस सूत्र में बता रहे हैं, ठीक है, आ जाइएगा, बोलिएगा। कृतद्धित समासाश्च, कृतद्धित समासाश्च, पदच्छेद, कृतद्धित समासाः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांतम च अव्ययपदम, इसके अंदर समास है, समास देख लीजिएगा। कृत च तद्धितश्च समासश्च कृतद्धित समासाः इतरेतर योग द्वंद्वः, ठीक है। देखिएगा ये समास, ये इसमें क्या है, कृत और तद्धित, ये बहुत बार आपको मैंने पहले भी समझाया है कक्षाओं में, कृत प्रत्यय क्या होते हैं, तद्धित क्या होते हैं, आज फिर समझाऊंगा। और समास आप जानते ही हैं, समास कई शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं तो समास होता है। आइएगा, कहते हैं कि भाई ऊपर जो प्रत्यय का निषेध किया है उन प्रत्यय में क्या है, कृत प्रत्यय है, उन प्रत्यांत शब्दों की तो हो जाती है, और तद्धित प्रत्यय उनकी भी हो जाती है, बाकी के जो प्रत्यय बच गए उनकी नहीं होती है। और समास है, क्या है, समास, समास में भी क्या होता है, प्रत्यांत होता है वो भी, तो समास जो प्रत्यांत होगा उसकी भी हो जाएगी। समास प्रत्यांत कैसे होता है ये आपको बता देंगे, ठीक है। आइएगा, अब इसका मैं आपको पहले बताऊं कृत क्या होता है, तद्धित क्या होता है। समास आपको मालूम है, कृत क्या है, आइएगा देखिएगा। ये तीसरा अध्याय है, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में ये सूत्र है आपका, क्या है,
कृदतिंग 93 संख्या है ये सूत्र की। ये कहता है कृत और अतिंग माने ये तीसरे अध्याय के पहला पाद यहां से लेकर के आगे के दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, चारों पादों के अंदर यहां से आगे जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे वो सारे क्या कहे जाएंगे? कृत। क्या कृत। परंतु आगे तिंग प्रत्यय भी है 18। आगे इसी अध्याय में 18 ये तिंग प्रत्यय हैं, इनको छोड़ दीजिएगा। बाकी के जितने तीसरे अध्याय के अंदर यहां से आगे के प्रत्यय वो सारे के सारे कृत हैं। देख लीजिएगा, ये यहां से देखिएगा और कहां तक ये सारे प्रत्यय आ जाएंगे उसमें। ये तिंग कौन सी है? तिंग ये चौथे पाद में है, तीसरे अध्याय का 78वां सूत्र है, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 78वां। तिप्तजी सिप्तस्था मिब वस मस्ताताम झ थासा थाम ध्वम इड वही महिम। ये 18 प्रत्यय हैं, इनको छोड़ दीजिएगा बस। बाकी के जितने भी प्रत्यय हैं सभी यहां तक। छंदस्सु भय था, छंदस्सु भय था, यहां तक जितने भी प्रत्यय हैं तीसरे अध्याय में वहां से लेकर के सबको कृत कहा है। तो इन प्रत्यांत जो कृत प्रत्यांत है इनकी तो हो जाएगी, ठीक है। और चौथे अध्याय में ध्यान दीजिएगा, चौथे अध्याय में तद्धित प्रत्यय, ये तद्धिता आप सूत्र देख रहे होंगे, क्या ये तद्धिता, ये देखिएगा तद्धिता, ये देख रहे हैं आप। यहां से चौथे अध्याय प्रथम पाद का ये सूत्र है, यहां से लेकर के 5वें अध्याय के अंत तक ध्यान दीजिएगा, क्या है? 5वें अध्याय के अंत तक ये यहां से लेकर के 5वें अध्याय का जो अंतिम सूत्र है निष्प्रवाणिश्च, यहां तक जितने भी प्रत्यय कहे हैं चौथे और 5वें में वो सारे क्या है? तद्धित प्रत्यय। क्लियर हो गया आपको? कोई बात नहीं, चलिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कृत भी आपको समझ में आ गया, तद्धित भी आ गया। समास आपको उदाहरण में हम समझा देंगे। समास आपको वैसे पता है, समास समस्त पद। अब आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। अर्थ कृत प्रत्ययांता तद्धित प्रत्ययांता समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञका भवन्ति। ठीक है, संधि में संधि करते हैं विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग बोल भी सकते हैं। कहते हैं कृत प्रत्यांत जो भी शब्द हैं, तद्धित प्रत्यांत जो भी शब्द हैं, और समास, क्या? समास, उन सब की भी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो पहले अप्रत्यय से निषेध कर दिया था उसमें, अब इसके अलावा जो भी प्रत्यय बचेंगे उन सब का निषेध हो गया, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। अब देखिएगा उदाहरण में कृत कारकाः हारकाः कर्ता हर्ता, और तद्धित में शालीयः औपगवः ऐतिकायनः। समासः, समास में राजपुरुषः कष्टश्रितः। इस सभी उदाहरण आपको पहले अच्छी प्रकार से समझा दिए, सिद्धि करा दिए सबकी। अब तो मात्र मैं इतना दिखाऊंगा आपको कि यहां प्रातिपदिक संज्ञा कारका में हारका में क्या प्रत्यय हुआ था? अनुल प्रत्यय। कर्ता हर्ता में क्या प्रत्यय? त्रिच प्रत्यय। यहाँ शालिया में क्या हुआ था? छ प्रत्यय। ये सब तद्धित है ये वाला। यहाँ अण प्रत्यय हुआ था, ऐतिकायन में फक हुआ था, और ये षष्ठी तत्पुरुष समास है, ये द्वितीय तत्पुरुष समास है, पिछली कक्षाओं में बताया है आपको। ये समास का है, ये कृत प्रत्यय का। प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हुआ? सबसे स्वादि उत्पत्ति हो गई है, बस इतना ही मात्र प्रयोजन है यहाँ पर। ठीक है,
और भी प्रातिपदिक संज्ञा होने के काम होते हैं, परंतु यहां पर तो केवल स्वादि उत्पत्ति हो गई है। आप देखिएगा यहां पर आप पढ़ लीजिएगा सरलता से। कृत प्रत्ययांत, तद्धित प्रत्ययांत तथा समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। पूर्व सूत्र में प्रत्यय का निषेध कर देने से कृत प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती थी, तो यहां कहना पड़ा, मैंने वहां निषेध कर दिया तो ऐसे समास में क्या है, सु आ रहा है, जब स्वादि उत्पत्ति करते हैं उसमें सु आदि, तो वो भी प्रत्यांत बन जाता है, तो उसकी भी मना कर दिया था अप्रत्यय, तो वहां पर भी समास में हो जाती है। आ जाइएगा, मोटा मोटा मैं दिखा देता हूं, यहां दिखाया सारे उदाहरणों की सिद्धि एक सूत्र में दिखा दी थी सबसे पहले, उस सूत्र में आप दिखाएंगे, और दूसरे सूत्र में की गई है। समास के उदाहरण 1, 2, 43 में आए थे, अभी तो कुछ कक्षा पहले ही हमने पढ़ा था। आइए क्रम से दिखा देता हूं आपको थोड़े से, देखिए ये था आपका क्री, यहां कारका बनाया था ये आपका, ठीक है, कारक डुक्री करने से कारक करने वाला, तो यहां पर क्या है, अणुल प्रत्यय हुआ था। ये अणुल प्रत्यय, ये कैसा प्रत्यय, कृत प्रत्यय है। कैसा है, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय होने से यहां पर क्या है, ये कृदंत बन गया है। कृदंत बनने से क्या हो जाता है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादि उत्पत्ति हो गई, बस इतना ही करना है। इसी प्रकार से आपको हार का भी ऐसा, ये हरि धातु से हार का बना लीजिएगा, ये हरि हरने से हार का बन जाएगा। और शालिया में क्या था, ये छ प्रत्यय हुआ था। छ प्रत्यय क्या है, ये तद्धिता से तद्धित है, तद्धित होने से क्या हो गया था, इसकी कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई थी। तो प्रातिपदिक संज्ञा से यहाँ पर सुप का लुक भी हो जाता है और आगे स्वादि उत्पत्ति भी हो जाएगी आगे चल के, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा है तो स्वादि उत्पत्ति हो गई। ऐसे ही मालिया बना लीजिएगा, मालिया तो वहां दिया नहीं है वैसे, ठीक है। इसके बाद में आपको दिया था वहां पर, ये दिया था कर्ता हर्ता, तो कर्ता हर्ता में आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ये त्रिच प्रत्यांत है, पाक्री धातु ले लीजिएगा, ये चे से चेता बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो त्रिच भी क्या है, ये प्रातिपदिक, ये क्या कृत है, ये कृत होने से क्या हो जाता है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और स्वादि उत्पत्ति हो जाकर के सब कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये चेता बन जाता है, ये सिद्धि वहां पर करा के रखी है आपको, ठीक है। यहां पर भी दिखाया है, ये गुण होकर के कर्ता बन गया। तो प्रातिपदिक संज्ञा होने का मतलब केवल यहाँ स्वादि उत्पत्ति करना है। इसी प्रकार से हर्ता भी बन जाएगा, ह्री धातु से हर्ता बन गया, प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि उत्पत्ति करके उसका लोप आदि हो जाएगा। और इसके बाद आपका था औपगवा, औपगवा में अण प्रत्यय हुआ था, क्या हुआ था, अण प्रत्यय। तो यहां पर भी ये तद्धिता तद्धित था, तो ये प्रातिपदिक संज्ञा होने से क्या हो गया था, ये प्रातिपदिक बन गया था, ठीक है। ये लुक आदि हो गया, कृत तद्धित समास से प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी, ठीक है। तो यहां पर भी एक तो लुक काम है और उसका स्वादि उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से ऐतिकायन, ऐतिकायनम फक प्रत्यय हुआ था, फक प्रत्यय ये भी क्या था, तद्धित था। तो तद्धित होने से कृत तद्धित समासाच्छ से प्रातिपदिक संज्ञा आदि होकर के यहाँ पर भी ये आपका पहले लुक हो जाएगा और फिर आपका ये स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी प्रातिपदिक संज्ञा होने से। तो ये तो आपके ये उदाहरण दिखा दिए। समास का देखिएगा, समास का क्या है, ये है जैसे कष्टशिता, कष्टशिता में क्या है, कष्ट अमशित सु ऐसा था, तो इसकी क्या हो गई, प्रातिपदिक तद्धित समासाश्च, ध्यान दीजिएगा क्या है, कृत तद्धित समासाश्च। तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई इसकी पूरे की। अब आप देखेंगे कि जो अप्रत्यय कहा था, तो प्रत्यय तो प्रत्यय है,
प्रत्यय माने प्रत्यांत है, ये सुप्रत्यांत हो रहा है तो निषेध था, परंतु कहा समास होगा तो उसकी तो हो जाएगी, समास में प्रत्यांत की हो जाएगी। तो ये संज्ञा हो गई है तो सुपो धातु प्रातिपदिक यो से लुक हो गया है। ऐसे ही कष्टशित बन गया, फिर स्वादि उत्पत्ति, फिर दोबारा हो गई प्रातिपदिक संज्ञा। इसी प्रकार से आपका आगे एक कष्टशिता था और एक राजपुरुष, राजपुरुषा में भी यही था। तो राजन घस पुरुष सु, यही तो था सामान्य। ये सिद्धि मैंने कराई है आपको पिछली कक्षाओं में, तो ये नकार आदि का सब लोप हो गया था, ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से नकार का लोप हो गया था, न लोपा प्रातिपदिकांतस्य, ठीक है। और इस समास की पूरे की क्या हो गई थी प्रातिपदिक संज्ञा, तो लुक हो गया, और लुक होने के बाद फिर दोबारा स्वादि उत्पत्ति हो गई है। तो ये तो प्रातिपदिक संज्ञा के प्रयोजन है बस। तो अब आप ध्यान देंगे कि तद्धित समासाश्च माने कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत और प्रत्यांत समास होने पर भी क्या है, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले ये मात्र दो सूत्र ही हैं। क्या है, दो सूत्र ही हैं बस, केवल ये आप लिख लीजिएगा, और कोई सूत्र नहीं है। एक कृत तद्धित समासाश्च और अर्थवा धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम, बस दो सूत्र हैं, इनसे ही प्रातिपदिक संज्ञा संपन्न हो जाती है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में ये मैंने दो सूत्र आपको पढ़ा दिए मित्रों। आगे की कक्षा में मैं आपको ये आगे का ये कुछ प्रातिपदिक को कार्य होता है, ये प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ये अलग सूत्र हैं, तो आगे की कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। अब हमको थोड़ा सा अधिक पढ़ाना पड़ेगा और अधिक समय पढ़ाना पड़ेगा, कक्षा 1 घंटे से ऊपर भी आगे जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे सूत्र मित्रों आप देख रहे हैं कितनी मेहनत से लगे हुए हैं। यदि आज हम देखेंगे तो 1 वर्ष हो गया, अधिक हो गया, परंतु हम कहाँ चल रहे हैं, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद पर चल रहे हैं। तो मानिएगा अगले 1 वर्ष में, अगले 1 वर्ष में या सवा वर्ष में, 1.5 वर्ष में हमें ये पूरा कंप्लीट करना है। तो अब कोई कठिनाई नहीं होगी, सरल है, आप आराम से समझ रहे होंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।